बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो सीबीएसई की तरफ से जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है कल, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर तो मैं आपको कल दिखा चुकी हूँ कैसे तरह का आपका पेपर है। अब हम डिटेल में देखेंगे क्या क्वेश्चन इजी है, कौन से क्वेश्चन ट्रिकी है, कौन से क्वेश्चन आपके बिल्कुल डायरेक्ट हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से आए हैं। तो सेक्शन ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 20 है, सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चन है जो कि 2 केस स्टडी को लेकर के हैं। तो 16 आपको यहां करना है, 16 यहां करना है और यहां पर आपको 8 करना है, तो आपके टोटल 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब जिसने पुराने 5 साल के पेपर किए ना वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे, मतलब ये समझ लो कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जैसे ये हमारे नंबर है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कंपोजिट नंबर कौन है? तो प्राइम नंबर तो सबको पता है कि जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो जैसे 2 हमने ले लिया तो 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। तो ये जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में ही आते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो हमारे होते हैं 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 5 हो गया, देन आपका यहाँ पर 5 हो गया, देन 7 हो गया। ये हमारे सारे क्या प्राइम नंबर्स हो गए। फिर बचे हुए जो नंबर हैं उसमें क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हो, 1 को भी कंपोजिट नंबर ले लेते हो, लेकिन 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपोजिट नंबर की ये डेफिनेशन होती है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखो 1 तो कुछ भी नहीं है, ना प्राइम है ना आपका कंपोजिट है, क्योंकि ये सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है। जबकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 नंबर की टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज्यादा के उनके फैक्टर हो या 2 से ज्यादा की टेबल में वो आते हैं। तो 1 तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 आपका प्राइम हो गया क्योंकि ये 2 ही की टेबल में आता है। 3 आपका 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है। फिर तो आपका 4 हो गया, ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो 3 नंबर की देखो टेबल से आप इजीली समझ रहे हो, मेनली इसमें फैक्टर्स बोलते हैं, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे 1 को भी कंपोजिट नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 आएगा, तो देखो 2 3 5 हो गया, फिर 4 के बाद 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। तब इसने कहा कि आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, किसका? लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका यहाँ पे कौन है? 4 है, और लीस्ट प्राइम नंबर आपका कौन है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो बस अब आपको इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। पहले एलसीएम लिखा तो पहले एलसीएम का रेशियो होगा, बाद में एचसीएफ तो बाद में एचसीएफ का रेशियो होगा। ये सब चीजें छोटी छोटी आप ध्यान रखना। तो फैक्टर बना लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 पावर 2 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि यहाँ पर जो नंबर यहाँ पे देखो, अभी 2 है ना, 2 की बात करते हैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी 2 की वो आपका एलसीएम होगा। तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 2 पावर 2, तो एलसीएम आपका कितना हो गया? 4 हो गया। और एचसीएफ क्या होगा? जब यहाँ दोनों में कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर होनी चाहिए। तो लीस्ट पावर कौन है? 2 यहाँ भी, लेकिन ये लीस्ट पावर है, ये बड़ा है यहाँ पे। तो एचसीएफ कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। तो अब इनका आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो की फॉर्म क्या है? एलसीएम रेशियो आपका एचसीएफ है। तो एलसीएम कितना है आपका? 4 रेशियो एचसीएफ कितना है? 2 है। तो ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला यहाँ पर राइट हो गया? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। तो ये समझ में आ गया। देखो एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आपको। अगर ये क्वेश्चन करना है, एक आपका 2 यहाँ पे 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको समझ के करने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के की वो वैल्यू फाइंड करके बताओ जिस पर ये लाइन की इक्वेशन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कॉन्साइड कर जाती है। कॉन्साइड करती मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है। तो लाइन हमारी 3 ही तरह की, एक आपकी कॉन्साइड करेगी, एक इंटरसेक्ट करेगी और दूसरी आपकी यहाँ पे पैरेलल होगी। तो तीनों की कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। इसके लिए जो कॉन्साइड वाली है उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a1/a2 जो है वो b1/b2 = c1/c2 होता है। अगर 2 लाइन यहाँ पे कॉन्साइड करिए दैट मीन्स उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तो सारे पॉइंट्स उनके कॉमन है। तो ये कब होगा? जब इस लाइन और इस लाइन की जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट का रेशियो, x यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट, इनका रेशियो, यहाँ y का कॉफिशिएंट, यहाँ y का कॉफिशिएंट, इनका रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा? इक्वल आएगा, तभी वो लाइंस क्या करेगी? कॉन्साइड करेगी। तो अब ये लाइन कॉन्साइड कर रही है दैट मीन्स यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, और आपको k की वैल्यू यहाँ पर निकाल के बतानी। तो a1 रखो, a1 यहाँ पे कौन है? 5 है।
A2 कौन है, ये इक्वेशन 1 है, तो ये A1, ये B1, ये C1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये A2, ये B2, ये C2 हो गया। तो A2 कितना हो गया, 15 हो गया। B1 कितना है, तो यहाँ पर 7 है। B2 कितना है, तो 21 है। C1 और C2 हमेशा या तो दोनों ही लाइन के इधर होने चाहिए या दोनों ही लाइन के उधर होने चाहिए। तो ये दोनों लाइन के राइट साइड में है, इक्वेशन के राइट साइड में, तो मैं इसको छेड़ नहीं रही, एक तरफ होने चाहिए, समझ लो, दोनों या तो लेफ्ट में होने चाहिए, दोनों राइट में होने चाहिए। तो ये 3 अपॉन मैंने यहाँ पर k कर दिया। तो अब आपको k की वैल्यू चाहिए, तो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये 5 के टेबल में 5 आया आपका यहाँ पर 1 टाइम, और 15 आया 3 टाइम। 7 के टेबल में 7 आया आपका 1 टाइम, 21 आया यहाँ पर भी आपका क्या आया 3 टाइम। तो देखो ये तो इक्वल ही आ रहे हैं। अब हमें इसको भी इक्वल लेकर के आना है, तो ऑब्वियस आप खुद ही समझ गए होंगे कि k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली, 9 आने वाली, तभी तो ये 1/3 होगा। तो वैल्यू हम लेकर कैसे आएंगे, तो वैल्यू आके लिए आपको यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो चाहे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 k हो गया, और 3 3 आपका 9 हो गया। तो ये हमारी k की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 9 हो गई। नाउ थर्ड क्वेश्चन, a girl walks 200 meter towards east and then 150 meter towards north. The distance of the girl from the starting point. तो ये हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये डायरेक्शन क्या होता है हमारा, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ये होगा। अब ये गर्ल है यहाँ पे खड़ी हुई है 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। तो 200 मीटर हम चले गए इस तरफ, ईस्ट की तरफ, ये गई हमारी ईस्ट की तरफ 200 मीटर। ये लेट की ये पॉइंट ए है, ए से ये आपकी बी पर आ गई। फिर 150 मीटर नॉर्थ की तरफ गई, नॉर्थ की तरफ मतलब स्ट्रेट गई, ये 150 मीटर यहां तक चली गई, सी पॉइंट पे आ गई है। अब द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। अब यहां से डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस आपकी होगी। तो यहाँ पे हमें AC फाइंड करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल है भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी 90, तो ये भी 90 होगा। नॉर्थ की लाइन नॉर्थ की क्या होगी, पैरेलल ही तो होगी। तो ये हो गया 90। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, AE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका, सॉरी AB स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया यहाँ पर BC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, तो 200 का स्क्वायर है, और BC कितना है, तो 150 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 0 है, तो 2 0 यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे। स्क्वायर करेंगे तो 10 100 हो जाता है ना वैसे। और 15 का जगह अब जब आप स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, और 1 0 2 0 में बन जाएगा। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, इसको ऐड कर दो, तो ये 62500 आ गया। नाउ AC कैलकुलेट करना है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि AC क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। 62500 हो गया। तो AC कितना हो गया, फैक्टर बना लो ना। 625 के फैक्टर क्या होते हैं हमें पता है, पेयरिंग जिसकी होगी वो बाहर आ जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँ 625 को हम 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। और 2 0 है तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसकी भी पेयरिंग हो रही है, इसकी भी पेयरिंग हो रही है, दोनों यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो 250 इंटू 10 हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज AC आपका कितना हो गया, 250 मीटर हो गया। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो AC का आंसर यहाँ पे क्या आ गया आपका, 250 मीटर, बी आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये सॉल्यूशन PDF चाहिए ना, जो पेपर में सॉल्व करी, तो आप मेरी ऐप डाउनलोड करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिंपली आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर पता है तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, तो एक सिंपल रोम्बस जैसे हम हमेशा से ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड्स यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है, और डायगोनल उसके क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये चारों साइड जैसे स्क्वायर की इक्वल होती है ना, वैसे इसकी भी इक्वल होती है। तो द लेंथ ऑफ द डायगोनल, अब यहाँ पे इसके डायगोनल बना दिए, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। तो इसको नेमिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये D ले लिया। तो आपको यहाँ पे डायगोनल दिए हुए हैं, यानी कि जो AC है वो आपका यहाँ पे 24 ले लेते हैं, और जो BD है वो हमारा यहाँ पे 32 ले लेते हैं। ये दोनों मैंने यहाँ पे ले लिया। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, तब आपको बताना है कि इस रोम्बस के लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट क्या है। एल्टीट्यूड क्या मतलब होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करते हो, जैसे यहाँ पे ये देखो,
जैसे हम ट्राइंगल है यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एल्टीट्यूड होता है ना, जो दूसरी साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है। तो आपको इस रोम्बस की यहाँ पे क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट आप कैसे फाइंड करोगे, तो एक साइड से दूसरे साइड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो आपकी यहाँ पर हाइट कहलाएगी। तो यहाँ पे फिगर में तो नहीं ड्रॉ कर सकते कि भाई यहाँ से यहाँ पे से हाइट निकालो, बस समझ लो कि हाइट वो होगी जो एक साइड से दूसरी साइड पे क्या करती हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हो, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, द हाइट ऑफ द रोम्बस, हाइट ऑफ द रोम्बस यानी कि शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस टू द अपोजिट साइड। तो बेस तो कोई भी ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, किसी को भी आप यहाँ पे बेस ले सकते हो। तो बेस से किसी भी एक साइड पे, सामने वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो उसका यहाँ पर एल्टीट्यूड होगा। तो पहले एल्टीट्यूड समझना बहुत जरूरी है। तो हम उस हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, मैं रैंडमली यहाँ पे अगर ये फिगर में रोम्बस में ऐसे ना बना करके इस तरह से कुछ यूं करके बनाती, तो ये मेरी यहाँ पर क्या होती, हाइट होती। तो ये हाइट फाइंड करने का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो हाइट फाइंड करने के लिए कुछ न कुछ तो फॉर्मूला चाहिएगा ना। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जिसके अंदर आपकी हाइट आती है। कैसे आती है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, जहां पे हाइट आएगी वहीं पे लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाइट इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाइट इंटू साइड होता है। मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लेकर आई, आप कहोगे कि मैम हाइट पूछी और आप एरिया का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। तो देखो एरिया का फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जहां पर हाइट आएगा वहीं से तो हम हाइट लाएंगे। अगर मैं यहाँ पे साइड पुट कर दूं और एरिया ऑफ रोम्बस पुट कर दूं तो मेरा हाइट आ जाएगा। ये मैं वेरिएबल के जैसे ले रही हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्या किया कि हाइट निकालने के लिए, जैसे आपको नहीं कहते कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइट फाइंड करनी है तो आपको वहां पे एरिया पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए, तो आप इजीली हाइट कैलकुलेट कर लेते हो ना भाई, अलग से थोड़ी ना फॉर्मूला बना के लाएंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही किया। तो साइड मुझे चाहिए, तो साइड कैसे लेकर के आएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो AC अगर मेरी 24 है तो ये मैं AO ले लेती, तो AO कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, या इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये जो है वो इसका भी मिड पॉइंट है और O जो है BD का भी मिड पॉइंट है। तो ये 12 हो गई, ये BD आपकी 32 थी, तो 32 का हाफ ये कितनी हो गई, 16 हो गई। तो मुझे रोम्बस की साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेती हूँ। तो ये मेरी साइड तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड मुझे मिल गई। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस भी कैलकुलेट कर ले। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, एक और फॉर्मूला होता है, एक ये वाला फॉर्मूला होता है, एक डायगोनल की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे D1 D2 पता है, ये डायगोनल D1 है, डायगोनल D2 है, तो मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये मुझे फाइंड करना है। साइड में यहां से कैलकुलेट कर लूंगी तो इजीली मेरी यहां से क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो पहले साइड फाइंड कर ले। तो पहले देखो, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB ले लिया। ये 12 कैसे है, 16 कैसे है, आपको पता है ना, प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। तो फटाफट हमने यहाँ पे इसका सॉल्व किया। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 400 हो गया। तो ये AB चाहिए हमें, रूट स्क्वायर इधर ला के रूट हो गया। 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 और 2 0 तो 10 इंटू 10 कर दिया, पेयरिंग हो गई, बाहर आ गया, यानी कि AB हमारी यहाँ से आ गई 20 सेंटीमीटर। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। नाउ हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू हाइट इंटू साइड। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अब हमें सबकी वैल्यू पता है तो पुट करो। ये हाफ हो गया, डायगोनल D1 कितना है 24 है, डायगोनल D2 कितना है 32 है। हाइट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हाइट हमें यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बस साइड को पुट कर लो। साइड अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, कितनी आ रही थी, 20 आ रही है। तो अब हाइट चाहिए तो 20 को उधर भेज दो। तो ये हो गया 24 इंटू 32, 2 पहले से और 20 यहाँ पर डिवाइड में आ गया। तो ये आपकी यहाँ पर क्या आ गई, हाइट आ गई। तो कैंसिल करो, 2 के टेबल में आप ये कैंसिल किया, 16 आ गया। 4 के टेबल में ये 4 टाइम आएगा, ये आपका 5 टाइम आएगा। तो बस बचा कितना फिर आपका यहाँ पर, तो 24 इंटू 4, 4 4 16 का 6 कैरी 1, तो ये 96/5 आ गया। तो 96/5 1 टाइम गया, 45 तो यानी कि 9 टाइम आया, फिर 1 बचा, तो ये 19.2 आपका सेंटीमीटर। ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, इस रोम्बस की हाइट होगी। तो मैंने कहा था ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी जब तक नहीं पता होगी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, जिसमें हमने ये ट्रिक लगा करके और यहाँ पर हाइट को फाइंड किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस। 2 कॉइन है जिनको हमने टॉस किया है। तो टोटल, जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम पहले लेकर के आते हैं। भाई जब 2 कॉइन आपने यहाँ पे टॉस किया तो आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं। तो क्या आएगा, 2 कॉइन टॉस के, या तो दोनों पे हेड आएगा,
या एक पे हेड एक पे टेल आ जाएगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे ही टेल आ जाएगा। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, जैसे 2 डाइस को थ्रो करते टोटल हमारे यहाँ पे कितने 36 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। 2 डाइस को अगर आप 2 कॉइन को आप थ्रो करते हो, 2 डाइस को थ्रो करने पर 36 बनते हैं, 2 कॉइन को टॉस करने पर टोटल 4 बनते हैं। What is the probability of getting at the most one head? अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। at the most one head का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका वहां पर क्या आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। जैसे हम एटलीस्ट की बात नहीं करते हैं, मैम कहती है क्लास में एटलीस्ट इतने बच्चे होंगे तभी मैं पढ़ाऊंगी, तो कम से कम उतने बच्चे वहां पे होने चाहिए। जो मैम ने कंडीशन दी है उससे, उस कंडीशन से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। जैसे क्लास में एटलीस्ट 5 बच्चे आएंगे तो मैं पिकनिक पे लेकर के जाऊंगी, तो 5 तो कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो। ऐसे ही एटमोस्ट होता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने होने चाहिए, लेकिन उससे कम भी चल सकते हैं और नहीं होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटमोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो इसने कंडीशन है ना एटमोस्ट 1 हेड, तो या तो इधर वहां पे क्या होना चाहिए, या तो वो 1 हो या फिर वो 0 हो, दोनों कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का आप ध्यान रखना। एटलीस्ट के अंदर जो मिनिमम जो कंडीशन दी वो होगा उससे ग्रेटर सारे हो सकते हैं, और यहाँ पे एट द मोस्ट के अंदर वो जो कंडीशन दी वो और उससे कम जितने भी हैं वो सारे आप यहाँ पे ले सकते हो। तो या तो 1 हेड हो या नहीं हो, तो देखो 1 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है और यहाँ पर नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स बन जाएगी। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिख दिए कि भाई ये एटमोस्ट की कंडीशन है। अगर आपको कहते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, तो हम ये लेते और 2 है वो भी लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी चले। तो यहाँ पे आपका ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नीचे आएगा आपका पॉसिबल आउटकम। यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 1 है, तो फेवरेबल आउटकम 3 है और पॉसिबल आउटकम 4 है, तो 3/4 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देखो कि ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल है हमारा यहाँ पर ABC ले लिया, दूसरा ट्राइंगल है आपका यहाँ पर क्या कह रहा है PQR है। तो कह रहा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। 2 ट्राइंगल आपके यहाँ पर सिमिलर, तो चैप्टर 6 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा 2 ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप जब इस चैप्टर नंबर 6 को पढ़ते हो ना, तो उसमें पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जितनी भी है सारी कंडीशंस आप पढ़ लेना कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या क्या इक्वल होता है। साइड का रेशियो इक्वल होता है, फिर उनके एरिया में क्या रेशियो है वो इक्वल होता है, उनके मीडियन में क्या रेशियो है, एल्टीट्यूड का क्या होता है। तो सारी चीजें आप एक साथ अपने नोट्स में लिख लेना कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो और क्या क्या वहां पर इक्वल हो सकता है। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है एंड इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैं यहां से यहाँ पर एक एल्टीट्यूड वही हो गया, हाइट हो गया जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हाइट वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया रेस्पेक्टिवली। एंड आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB² अपॉन जो PQ² है वो आपको 4 यहाँ पर क्या दिया है, 9 दिया है। देन आपको यहाँ पर फाइंड करके बताना है कि AM अपॉन PN यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इनके एल्टीट्यूड का रेशियो यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये अगर आपने 6 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाया था कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी उनकी साइड के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब आपने नई नोट्स बनाए ना, तो ये अभी का भी वहां जाके कॉपी कर लेना कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, उनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो इक्वल होता है, मीडियन का रेशियो इक्वल होता है, और भी बहुत सारी चीजें पेरीमीटर का अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो ये तो सारा आप चैप्टर से वहां पे देख लोगे। तो ये तो हमें पता चल गया। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना ही चाहिए कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो जो है वो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमें तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया हुआ नहीं, हमें तो साइड्स के स्क्वायर का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर है ना, मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो ये 2 से 2 आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग साइड का रेशियो, ट्राइंगल की साइड कौन है, AB है और PQ है, तो इन दोनों की साइड का रेशियो एल्टीट्यूड कौन है, तो AM अपॉन PN, ये M अपॉन PN के क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB अपॉन PQ कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज AM अपॉन PN भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा।
समझ में आ गया कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो है, उसकी 3 साइड्स का जो रेशियो आएगा दोनों ट्राइंगल की, वो उस एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे साइड के स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ था, तो हमने पहले स्क्वायर को हटा के साइड का रेशियो लाया और फिर इसको देखा, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे 2:3 आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बुक में से आप इजीली, अगर एनसीईआरटी बुक आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेते, सिर्फ ये वाला छोड़ के, जो ये आपका रोम्बस वाला था, 4th वाला। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है तो आप बीटा फाइंड करके बताओ। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। तो जब भी आपको कोई भी एंगल फाइंड करने को कहे ना, तो आप उसमें यहाँ पे जो इक्वेशन, जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दी है, उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिया। यहाँ हमारे पास दो है ना, एक साइन भी है कॉस भी है, तो किसी एक को चेंज कर दो, या तो साइन को हटा दो कॉस की फॉर्म में, या कॉस को हटा दो साइन की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे कॉस को चेंज कर देती हूँ। कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैं कॉस को साइन में चेंज कर रही हूँ, तो कॉस को तो मैं यही रहने देती हूँ, साइन को उधर ले जाती हूँ। तो कॉस की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे बीटा है तो बीटा रख दो। तो ये तो 2 साइन स्क्वायर बीटा तो मेरा एज इट इज रह गया, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह मैंने रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इक्वल टू है ये। अब पूरी इक्वेशन एक की फॉर्म में चेंज आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करके एक तरफ साइन रहने दो, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ लेकर के आ जाओ। तो ये आपका कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू आपका 2 हो गया। मैंने कहा ना साइन को एक तरफ रखो, नंबर को एक तरफ लेके चले जाओ। तो ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 टाइम साइन स्क्वायर बीटा, तो ये आपका कितना हो गया, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा हो गया। 2 यहाँ पहले से, माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें 3 को भी इधर भेजना है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा साइन को ही रखना एक तरफ। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ गया आपका डिवाइड में। तो 3 की टेबल में 3 कैंसिल होके 1 आ गया। तो अगर साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल है तो साइन बीटा, अभी हम प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, हम क्लास 10th में है अभी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में -1 की वैल्यू भी निकालने नहीं आती, ओनली आप +1 रखो। तो साइन बीटा में +1 कहां पर होता है, तो साइन बीटा में +1 होता है साइन 90 डिग्री पे। अब इस 1 को एंगल की फॉर्म में चेंज कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा कि या अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, और तो यहाँ बीटा है तो यहाँ एंगल होना चाहिए। तो जब साइन साइन के इक्वल है तो एंगल भी एंगल के इक्वल होगा। तो 1 कहाँ होता है, साइन 90 डिग्री में होता है। तो साइन साइन इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज बीटा यहाँ से आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इजी, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। ये आपको क्या कहा है, ये भाई एक रैशनल नंबर है विथ द डेसिमल एक्सपांशन आर। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। जो आपको कह रहा है वो सुनो, ये नंबर की क्या कंडीशन है, एक तो पहला ये रैशनल नंबर है, तो फिर आपको कह रहा है रैशनल नंबर है, तो आप मुझे बताओ कि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे। तो आप मोस्टली बच्चों क्या करोगे, इसको सॉल्व करने जाओगे। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। रैशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है, एक तो उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली बात ये होती है। ठीक है, तो डेसिमल हटा लो, नीचे 3 0 आ जाएंगे, P/Q की फॉर्म में हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, देखो सब चीज मैं समझा रही हूँ ताकि कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कब सॉल्व कर पाओ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है पहली कंडीशन। तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। फिर थर्ड कंडीशन ये कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका वहां पे क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे हम देखते हैं ना 1.333 ऐसे रिपीट वहां पे होता है, यानी कि जिसके आगे क्या लग रहा हो, बार लग रहा हो। तो ये 3 कंडीशन हुई तो समझ लेना कि वो आपका डेसिमल, जो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन आपको ये पता चल गया रैशनल नंबर है, और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वो तब आता है जब उसके डिवाइड में कौन हो, सिर्फ 2 नंबर हो फैक्टर में, 2 हो और 5 हो। हमने किया है ना, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट की, चैप्टर फर्स्ट की लास्ट वाली एक्सरसाइज में आपको ये सिखाया है कि आपको कोई नंबर आपको दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के देखते हो कि उसमें सिर्फ फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं, सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लाइन्स x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर। तो आपको कह रहा है कि ये जो दोनों लाइन है ये क्या करेगी, पैरेलल होगी, कोइंसाइड करेगी, या इंटरसेक्ट करेगी, या कुछ नहीं करेगी। तो कोई भी दो लाइन जो होती है उसकी तीन ही कंडीशन होती है, या तो वो इंटरसेक्ट करती है, या वो पैरेलल होती है, या वो कोइंसाइड होती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास जब इक्वेशन गिवन हो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन अगर हमें दी हो ना तो हम इजीली देख लेंगे कि भाई इंटरसेक्ट करती तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉन्साइड में तीनों रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल होना चाहिए। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ क्या कुछ नहीं करना, ग्राफ ड्रॉ करके देखो। ये मैंने यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए की जगह आप चाहे 5 मान लो, अगर आपको डाउट रहता है कि सॉल्व करने में। लेट की a पॉइंट यहाँ पर है मेरा, तो x इक्वल टू ए, यानी ऑरिजिन से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चलेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस a है ना, तो इस पॉइंट पे आ गए। फिर y इक्वल टू बी, तो y के लिए हम वर्टिकल चलते हैं। लेट की b पॉइंट मेरा यहां पर है, तो आप यहां से यहां पे आ जाओगे। ठीक है, अब ये लाइन कैसे बनेगी, तो जो सिर्फ एक पॉइंट हमें दिया होता है ना, x इक्वल टू ए है, तो वो लाइन y के पैरेलल बनती है। क्यों, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x हमेशा a ही रहेगा, चाहे यहां लो यहां लो यहां लो, कहां पर भी लो x हमेशा a ही रहेगा। लेकिन y आपका चेंज हो सकता है, y 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट लिया तो यहाँ पे y 0 है, x a है। ये पॉइंट लिया y 1 है, x आपका यहाँ पर a है। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। और इस वाली लाइन पे जो b पॉइंट लिया, जब भी आपका सिर्फ y इक्वल टू की इस फॉर्म में आता है, तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप देख रहे हो दोनों लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, यहां से यहां तक कितना चले, a चले, यहाँ वर्टिकल आप कितना चले, b चले, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपको कहे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के बताओ, तब भी आप बता दोगे। और दो लाइन इस तरह से क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट a माइनस 5,6 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0,0। तो यार ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको x1 y1 ले लो, इसको आप यहाँ पे x2 y2 ले लो। ये दो पॉइंट है हमारे, ये एक पॉइंट हमने यहाँ a दे रखा है -5,6, ये पॉइंट हमने यहाँ ओरिजिन के ले लिया 0,0। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 यहाँ पर y2 ले लेते हैं। तो करो अब यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 माइनस -5, 0 माइनस -5, तो ये प्लस हो जाएगा। 0 माइनस -5, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये 5 हो गया का स्क्वायर। y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया। तो 0 प्लस 5 क्या होता है, 5 ही होता है। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। 0 माइनस 6 क्या होता है, -6 होता है। तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। ऐड करो 6 प्लस 5 11 का 1, और ये आपका 61 हो गया। तो रूट 61 यूनिट हो गया। तो रूट से बाहर आएगा नहीं, प्राइम नंबर है, तो ये आपका डी यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, 11th, इफ a स्क्वायर इक्वल टू 23 बाय रूट 25, देन a क्या होगा। अगर a स्क्वायर ये है तो a क्या होगा, रैशनल होगा, इररेशनल होगा, या होल नंबर होगा। तो देखो 11th भी मैं यही सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, a स्क्वायर कितना है, 23 बाय 25 है। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को इधर लेकर के आओगे तो ये रूट बन जाएगा। तो 23/25 हो गया। तो 23 तो आपका प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर बनेंगे नहीं, तो 25 के फैक्टर हम बना लेते हैं। तो ये 23/25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 5। अब इसकी पैरिंग हो रही है, तो ये रूट से क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। और न्यूमरेटर तो आपका यही रहेगा 23, और ये बाहर आ गया। अब आपको बताना है ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल है, इररेशनल है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो आप यहाँ पे देखो होल नंबर तो ये है नहीं, और ये रूट आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ पर एक ये रैशनल नंबर है। देखो रूट 23 क्या है, जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट आता है और वो रूट से बाहर नहीं जा पा रहा है, देखो 25 रूट से बाहर चला गया ना, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। लेकिन 23 रूट से बाहर नहीं जा रहा है, आप कैसे भी फैक्टर बना लो, यहाँ पे इसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे और ये रूट से बाहर भी नहीं जाएगा। इसके फैक्टर बनने चाहिए और पेयरिंग में बनने चाहिए, तभी ये रूट से बाहर जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। और 5 तो आपका एक रूट 23 आपका एक इररेशनल नंबर हो गया, और 5 ये तो आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल कह दो, इंटीजर कह दो, होल नंबर कह दो, जो भी कह दो, तो ये सारे इसी के तो पार्ट होते हैं रैशनल के। तो
एक इर्रेशनल नंबर को जब एक रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को आप रैशनल से डिवाइड कर दो तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही आता है। ये मैंने आपको 10th क्लास के जो इंट्रोडक्शन वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है कि इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड करने पर, माइनस करने पर, जो चारों ऑपरेशन है वो लगाने पर क्या आएगा, एक इर्रेशनल का इर्रेशनल से और एक इर्रेशनल का रैशनल से। तो इर्रेशनल को जब हम रैशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा आपका क्या आता है, एक इर्रेशनल नंबर आता है। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो गया, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता होगा क्योंकि ये हमारे बुक में भी क्वेश्चन है कि किन्हीं भी दो नंबर का जो यहाँ पर आपको एलसीएम गिवन है कितना, x,18, यानी दो नंबर कौन से, एक x है और दूसरा 18 है, उन नंबर का एलसीएम कितना है, 36 है। और वही दो नंबर जो है x,18 है, उनका HCF कितना है, 2 है। तब आपको कह रहे हैं भैया आप x फाइंड करके बताओ। तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ये तो मैंने कितनी बार आपको बताई है अपने बुक जो आपके क्वेश्चन हैं या बुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कराए तब भी आपको यहाँ पे भी बताई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए भी चैप्टर 1 के, वहां पे भी 2-3 बार आपका ये क्वेश्चन आए। तो बस वैल्यू रख दो, ये आपका 36 हो गया, एलसीएम HCF आपका 2 हो गया, ये x इंटू कितना हो गया, 18 हो गया। तो बस हमें x की वैल्यू चाहिए, 18 आप उधर लेके चले जाओ। तो 36 इंटू 2 डिवाइड बाय आपका 18 हो गया, ये x आ गया। तो 18 के टेबल में 36 कितनी बार आया, 2 टाइम आया। तो दिस इंप्लाइज x आपका कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हमारी यहां से किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो एबीसी, जो राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। इफ tan a इक्वल टू √3, तो आपको क्या दिया हुआ, tan a की वैल्यू दी है। तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में किसी एंगल की वैल्यू दी होती है तो हम उसको कहां बनाते हैं, बेस पे बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या है, बेस है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका c हो गया। अब आपको दिया tan a अगर √3 के इक्वल है तब आप cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू निकालो। तो अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स इसकी बेस, परपेंडिकुलर्स और ये हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं, तो हम इजीली यहाँ से cos a cos c sin a sin c की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे कैसे, जो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है कि tan a इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या है, √3 है। तो वही जाओ, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो tan क्या होता है, p/b होता है ना। तो ये √3 के डिवाइड में कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया। तो p आपका √3 हो गया और बेस आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका √3 हो गया और बेस कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें यहाँ पे AC चाहिए, तो AC कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। बस इसको सॉल्व कर लो। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है भाई। रूट से 2 कैंसिल होगा तो 3 बचा ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 3 + 1 हो गया 4। तो ये अच्छा AC स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो AC स्क्वायर आपका यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो दिस एम्प्लाइज AC डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही आएगी। तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। √4 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका यहाँ पर 2 आ गया। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो देखो किसकी है, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के दिखानी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यू रख दो। तो cos A कितना हो जाएगा, अभी हमारा एंगल, जो भी एंगल आपको कहते हैं ना वो आपका बेस पे होना चाहिए। अगर A कह रहे हैं तो A बेस पे होना चाहिए, C कह रहे हैं तो C बेस पे होना चाहिए। जिस पे जहां पे एंगल होगा वो साइड आपकी बेस हो जाएगी। तो अभी हमारा ये बेस है, तो cos A कितना हो जाएगा, cos कितना होता है, sin cos B/H होता है। तो B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी cos A कितना हो गया आपका, 1/2 हो गया। cos C हम बाद में निकालेंगे। फिर sin A, sin क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √3 यहाँ पर 2 हो गया। अब हमें cos C और sin C चाहिए। तो C कहां पर है, यहां पर है ना। तो ये अब इसकी C के लिए ये बेस है और ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो cos क्या होता है, B/H होता है। तो B/H यानी कि ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, √3/2 हो गया।
बेस ये हो गया ना, √3 हो गया, इसी के लिए ये बेस है, ए के लिए ये बेस है, तो ये √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है। साइन सी, तो साइन पी अपॉन एच होता है, तो जब सी की बात कर रहे हैं तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो पी अपॉन एच कितना हो जाएगा, 1 ओवर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 था ना, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों वैल्यू सेम ही तो आ रही है, 1/2 इंटू √3/2 है, यहाँ भी 1/2 इंटू √3/2 है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो √3 इंटू 1 √3/4 आ रहा है, ये यहाँ पर लेफ्ट को सॉल्व करें, √3/4 आ रहा है, और यहाँ भी √3 इंटू 1, तो ये भी √3/2 2 जा 4 आ रहा है, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल होके आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन अ ट्राइंगल if the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी एक आपका यहाँ पे ट्राइंगल है जिसके एंगल का रेशियो आपको यहाँ पे दिया है 1:1:2 एंड लार्जेस्ट एंगल है वो C है, देन द वैल्यू। तब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे रेशियो दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स वो ट्राइंगल आपका क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होती है, और लार्जेस्ट एंगल हमारा कौन सा होता है, ये होता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है, ये लार्जेस्ट एंगल आपका यहाँ पर सी है, और ये दो आपके यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल होते हैं। तो तीन में से ये एक्यूट है, दोनों छोटे हैं, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर किसी को भी आप यहाँ पे ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको मैं बी ले लेती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे ट्राइंगल हो गया है कंप्लीट। तो अब इनके एंगल्स का रेशियो क्या है, 1:1:2 है। तो इस वाला ट्राइंगल, इस वाला एंगल को मैंने यहाँ पे 1 है, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, तो 1:1:2 रेशियो है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि एंगल ए मेरा एक्स है, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। कोई भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये क्योंकि देखो रेशियो क्या है, 1:1:2 है, तो मैं किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये आपका 2x हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल ये है, तो ये 2x होगा, ये x होगा, और ये x होगा। तो अब आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल के लेकर के आनी है। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका, या तो एंगल निकाल के ले आओ, या फिर आप इस ट्राइंगल की साइड्स निकाल के ले आओ। तो साइड्स तो हम निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी की भी वैल्यू नहीं दी, हमें ना तो BC दिया है, ना AC दिया है, ना AB दिया है। इससे पहले वाले ट्राइंगल में हमें 2 साइड गिवन थी, तो हमने तीसरी निकाल ली, बट यहाँ पे तो हमें एक भी साइड नहीं गिवन है, बट हमें यहाँ पे एंगल का रेशियो गिवन है, तो हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पे देखो कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एंगल निकाले या साइड निकाले। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। यहाँ साइड से हो रहा था, कोई एंगल हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ साइड्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, यहाँ हम एंगल कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो एंगल ए कितना आ रहा है, एंगल ए आपका यहाँ पर x है, एंगल बी कितना है, वो भी x है, और एंगल सी कितना है, तो ये आपका 2x है, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 1 टाइम x, 1 टाइम x, 2 टाइम x, तो 2 टाइम x, 3 टाइम x, 4 टाइम x हो गया। तो 4 टाइम x इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। तो दिस एम्प्लाइज x कितना हो गया, 180 डिग्री बाय 4 हो गया। तो 4 से कैंसिल किया, 4 टाइम हो गया, 20 बचा, 2 बचा और 0 गया ना, 20, तो 4 5 20 हो गया। यानी कि ये आपके एंगल क्या हो गए, x हो गया आपका 45 डिग्री, यानी कि एंगल a जो है वो हो गया 45 डिग्री। एंगल b है वो आपका यहाँ पर कितना हो गया, वो भी 45 डिग्री, x ही था ना ये, और एंगल c आपका 45 इंटू 2, जो हमें पहले से पता है कि वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके पास जाओ। तो नाउ sec a अपॉन cosec b माइनस tan a अपॉन cot b। तो वैल्यू रखो, a की वैल्यू में पता है 45, b की वैल्यू में पता है 45 है, तो वैल्यू पुट करो। ये हो गया sec 45 डिग्री, देन cosec 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 45 डिग्री। नाउ sec 45 कितना होता है, तो आपको टेबल यहाँ पे याद होनी चाहिए। टेबल अगर याद है तो इजीली आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर लोगे। तो ये sec 45 भी √2 होता है, cosec 45 भी √2 होता है, tan 45 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो √2 की टेबल में √2 आया 1 टाइम, 1 की टेबल में 1 आया 1 टाइम, तो ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। The number of revolution made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 centimeter is। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सर्कल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल ले लिया,
और इसका रेडियस मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.7 मीटर, ये इसका रेडियस है। और ये एक डिस्टेंस है जिसपे रोल कर रहा है, लेकिन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 176 मीटर है। तो आपको बताना है कि ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये पूरा व्हील घूमेगा, फिर घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़े। तो ये बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है कि इसका जो पेरीमीटर है ऑब्वियस है, अगर मेरे पास एक अभी रस्सी होती ना तो मैं उसको खोल के दिखाती। देखो देखो ये कुछ धागा है मेरे पास, इससे मैं समझा रही हूँ। ये व्हील है, अब इसको चक्कर लगाना है। इसने यहां से स्टार्ट किया, घूमता गया वापस घूम के यहां पे आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक राउंड में। तो अगर मैं इस व्हील को ओपन कर लेती हूँ तो इसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो इसका मतलब जो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना, एक सरकमफ्रेंस जितना यहाँ पे चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा सरकमफ्रेंस लगाएगा, तीसरा सर्कल लगाएगा, तो वो सरकमफ्रेंस जो इतनी लेंथ है ना उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कितना यहाँ पे चक्कर लगा रही है। तो हमेशा इसका एक फॉर्मूला आप याद रख लो सिंपली, तो आपको कहीं इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो जितनी भी हमें डिस्टेंस दी हुई है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलना है और एक सर्कल में इतना राउंड लगा पा रहा है, फिर इतना लगा पा रहा है, तो वही हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दी हुई है। एक चक्कर जब लगाएगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उतना जो डिस्टेंस होगा एक चक्कर का वो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। तो टोटल डिस्टेंस को अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस से आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पर आ जाएंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है कि यहाँ पे 100 चॉकलेट का ये रेट है और एक चॉकलेट का ये रेट है, तो 100 चॉकलेट का वो अमाउंट दिया हुआ, एक चॉकलेट का रेट ये है, तो भाई इतनी का फाइंड करके बताओ, बस ये उतने ही। ये वैसा ही क्वेश्चन है भाई, तो 10 चॉकलेट की कितनी रेट होगी, उस तरह का ये क्वेश्चन है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 176 मीटर है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का अगर हम कहते हैं तो वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल समझ लो, या सरकमफ्रेंस कहते हो, सर्कल के लिए हम सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। तो बस कैलकुलेट करो, ये 176 हो गया, ये 2 हो गया, पाई आपका 22/7 हो गया, आर कितना है तो ये 0.7 है। तो डेसिमल हटाए तो डिवाइड बाय 10 आ गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये वाला 10 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 176 इंटू 10, डिनोमिनेटर है ना ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो गया 2 इंटू 22 हो गया। तो 11 में 2 टाइम गया, 11 में ये गया आपका यहाँ पर 11 1 जा 11 गया, 6 बजा ना, तो 11 6 जा 66 हो गया। तो फिर 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, या 4 से कैंसिल करो तो 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, ये आपका 4 हो गया ना, 4 इंटू 10, तो 40 चक्कर ये लगाएगा। मतलब एक यहाँ पे जो व्हील है टोटल 40 राउंड उसको लगाने पड़ेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए। तो ये आंसर आपका डी हो गया। कितना सिंपल है ना, मैं आपको लॉजिक से भी समझा दिया। नाउ नेक्स्ट 16 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ट्राइंगल एबीसी इज सच दैट, दो हमें यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, AB 3 है, BC 2 है, AC 2.5 है। एंड अगर आपको कहा है कि अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता है, अगर ट्राइंगल एबीसी आपका सिमिलर है DEF ट्राइंगल के, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है और EF जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो आप इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड करके दिखाओ। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो मुझे ये जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है और आपको कह रहे हैं इसका पेरीमीटर फाइंड करके बताओ, तो पहले ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी ना, DE और DF यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया को यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। आप सोच रहे होंगे साइड कैसे लें, तो ये AB DE के इक्वल होगी, AB अपॉन क्या होगा DE होगा, फिर BC अपॉन क्या होगा EF होगा, BC अपॉन क्या हो गया आपका EF हो गया, फिर फर्स्ट एंड लास्ट ले लो AC अपॉन क्या हो जाएगा आपका DF हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करने से हमें DE और DF मिल जाएगा और हम यहाँ से इजीली पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीज हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो भाई साइड का रेशियो इक्वल ले सकते हैं, तो ये हमने ले लिया। तो AB कितना है आपका 3 है, DE कितना है, DE हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फिर BC कितना है तो 2 है, EF कितना है तो आपका 4 है, AC 2.5 है और DF कितना है तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा होगा कि इन दोनों को हम लेते, क्योंकि तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को लेंगे तो DE आ जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो हम यहाँ पर DF हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे थर्ड कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड को जब लेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम यहाँ पे लेते हैं तो DE यहाँ चला जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो DE कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, DE यहाँ चला गया, 2 नीचे आ गया और 4 ऊपर चला गया,
तो 4 यहाँ पे, नहीं तो उसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो डी ई यहाँ चला गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये डी आपको सीधा ही दिख रहा है, डी इंटू 1 डी हो गया, और 3 2 जा यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, तो डी ई यहाँ से मेरा 6 आ गया। अब यहाँ डी एफ चाहिए, तो डी एफ यहाँ पे चला गया, सेकंड और थर्ड को ले रहा है, तो डी एफ यहाँ चला गया 2.5 इंटू 2, तो डी एफ मेरा यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली चीज जो है, ये साइड जो हमें 6 मिल गई है, ये वाली हमें 5 मिल गई है, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सारी साइड का सम करो, 6 + 4 + 5 हो गया, ये तो सामने ही दिख रहा है 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा आंसर ऑप्शन राइट है इसका, बी ऑप्शन राइट है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन द फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ है, डीई पैरेलल है बीसी के, ये साइड इस साइड के क्या है पैरेलल है, एडी है आपकी 3 सेंटीमीटर, बीडी है आपकी 4 सेंटीमीटर, और बीसी आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्या की हुई दी हुई है। अब आपको कहा है आप ये डीई फाइंड करके दिखाओ। देखो दो चीज थी हमारे पास, ये हमारा ट्राइंगल था और इसमें जो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती, तो हम थेल्स थ्योरम लगाते थे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और उसमें हमें यहाँ पे कुछ साइड दी होती है, तो ये फाइंड करने के लिए कहा था। तो जब ये साइड और ये साइड में कुछ फाइंड करने को कहे तो आपको थेल्स थ्योरम लगानी है, क्योंकि थेल्स थ्योरम में ये बीच वाली साइड्स आती ही नहीं है। BPT थ्योरम जो थी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आपको कहा है कि भाई ये आपको गिवन है, ये फाइंड करके दिखाओ, तो ये फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, ADE और ABC, इनको आप यहाँ पे क्या करो, सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ करोगे तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और कहीं से हम DE निकाल के लेकर आ जाएंगे। तो मैंने दोनों बता दिया। अगर ये 14 यहाँ ना दिख करके यहाँ दिया होता और हमें कहते हैं कि ये फाइंड करके दिखाओ, तो हम यहाँ पे BPT थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि BPT थ्योरम यही होती है कि ये यहाँ पे ये साइड एक साइड के इसका से पैरेलल है, तो 3/4 इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता है। बट अब बीच वाली साइड हमें कहा है तो हमें यही ट्राइंगल सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ADE ये बहुत इजीली सिमिलर हो जाएंगे, एंड ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा ABC। तो ये देखो ये वाला एंगल यहाँ पे कॉमन है, ADE में देखो तब भी एंगल है, और ABC में देखो तो ये A यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एंगल A इक्वल टू आपका एंगल A हो गया। फिर दूसरी चीज देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। रीजन क्या है, ये तो आपका कॉमन हो गया और ये आपका क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो बाय एंगल से आपके ट्राइंगल ADE जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। अब ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब साइड्स का रेशियो कौन सा लेना है वो भी सोच समझ के लेना। तो एंगल A के सामने कौन सी साइड है, तो DE है। एंगल A के सामने इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी है, तो BC है। फिर एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, तो आपकी यहाँ पर AE है, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, तो आपकी यहाँ पर AC है। तो दो बच गई, खाली आपकी AD बच गई है और आपकी यहाँ पर AB बच गई है। बस अब वैल्यू पुट करो जिस जिसकी वैल्यू गिवन है। तो DE तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। BC आपको 14 दिया हुआ है, AE और AC हमें दिया हुआ ही नहीं, तो इसकी वैल्यू अब नहीं रखो, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए यहाँ पर। AD कितना हो गया आपका 3 हो गया, और AB कितना है, AB आपका 3 + 4 यानी कि 7 है। तो इसको वैल्यू नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा काम इन दोनों से चल रहा है, हमें तो DE की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो DE यहीं पर है, 14 को हम इधर ले जाते हैं। तो DE कितना हो गया आपका 3 × 14/7 हो गया। 7 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो दिस एम्प्लाइज आपका यहाँ पे से DE कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, इफ 4 tan बीटा इक्वल टू 3, देखो ट्रिग्नोमेट्री में से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। तो 4 tan बीटा इक्वल टू 3 है, देन आप इसकी वैल्यू निकाल कर बताओ। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है एनसीईआरटी में। तो चाहो तो आप यहाँ पे वो ट्राइंगल बना करके और साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे पुट करो, वैसे भी कर सकते हो। दो तरीके बताती हूँ शॉर्टकट। देखो tan बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से tan बीटा हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा बाय क्या होता है, cos थीटा होता है। तो शॉर्ट तरीका अगर आपको चाहिए तो sin थीटा की जगह 3 रख दो, क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, हमें कौन सा अपने आंसर को यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन को जस्टिफाई करके बताना, हमें तो अपना आंसर निकाल के बताना है। तो 3 4 5 का रेशियो होता है, इसका हाइपोटेनियस जो होगा वो आपका 5 आने वाला है। तो ये sin थीटा की जगह 3 रख दो, cos थीटा की जगह आप 4 रख दो, सॉल्व कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं हमें तो प्रॉपर आंसर चाहिए, कैसे आया। तो देखो ये tan बीटा की वैल्यू गिवन है। एक तरीका तो ये है कि आप ट्राइंगल पूरा बनाओ। tan बीटा आपका कितना है, tan कितना होता है, P होता है और B होता है। तो 3 4 ये आपका यहाँ पर आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, P/H होता है,
तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और कॉस कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। वैल्यू निकाली, यहाँ पे रख दी। नहीं तो मैं इसको सीधा ही यहाँ पे क्या कर देती हूँ, टेन बीटा की वैल्यू है ना, इसको मैं टेन बीटा में चेंज कर देती हूँ। कैसे? टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, तो मैं जब यहाँ से कॉस बीटा यहाँ से कॉमन लूंगी न्यूमरेटर से, तो 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे नहीं है तो इसके क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि भाई इसका तो कॉस बीटा था वो बाहर आ गया ना। और यहाँ से भी मैं कॉस बीटा कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 4 साइन बीटा बाय कॉस बीटा प्लस का 3 हो जाएगा। तो कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या यहाँ पे रख दोगे, 3/4 रख देंगे। तो ये मैं यहाँ पे, ये सीधा मेरा 10 बीटा हो गया। तो ये हो गया 4 × 3/4 माइनस का 3। यहाँ पे 4 × 3/4 प्लस का 3 हो गया। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 3 - 3 आ रहा है, नीचे 3 + 3 आ रहा है। तो न्यूमरेटर में तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा का सीधा मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0 आ गया भाई। 18 न्यूमरेटर मेरा 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी छोटा तरीका लगा करके हमें आंसर निकाल के लाना, तो आप कैसे भी इसको यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करना होता तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 19 क्वेश्चन देखो। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। अब इसका मतलब आपको आना चाहिए कि आप ये जो इक्वेशन दी है ना, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इफ -5x + 7y = 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, तो मतलब एक इक्वेशन है, देखो पेयर है इक्वेशन का, तो एक इक्वेशन ऐसी है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन ये है। तो वो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, मतलब एक इक्वेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो आपको पता नहीं भाई एक इक्वेशन तो ये थी, दूसरी क्या होगी। तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे पे कॉइंसाइड करी, दोनों एक दूसरे के डिपेंड है, दोनों के पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, कॉमन है, उसको हम डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन यहाँ कहते हैं। देखो इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशन होती है, पैरेलल लाइन्स होती है जो कॉइंसाइड करती है, उसको हम डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आप कैसे इसकी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बनाओगे, तो दो जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन आपकी बनेगी वो इसके साथ ये रिलेशन रखेगी कि दोनों के कोफिशिएंट जो होंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई ना, चेक करके देख लो कि जहां पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो इसकी डिपेंडेंट इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। जैसे मैं ये इक्वेशन लेती हूँ, देखो इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, तो पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, -5x + 7y - 2 = 0 कर देते हैं। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है। तो इसमें a1 कौन है, -5 है, b1 कौन है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 7 है, और c1 कौन है, तो ये आपका यहाँ पर -2 है। अब आप एक एक इक्वेशन ले जाओ, यहाँ से a2 कौन है, तो ये आपका 10 है, b2 कौन है, तो आपका 14 है, और c2 कौन है, तो ये आपका 4 है। तो आप डिवाइड करके देख लो क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। मैं एक आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो जब हम इसको डिवाइड करें, हम a वाली इक्वेशन के लिए चेक कर रहे हैं, तो a1 कितना है -5, a2 कितना है 10, फिर आपका b1 कितना है 7, ये आपका 14 है, और ये आपका 4 है, ये -2 है। तो आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ -1/2 आएगा, यहाँ प्लस का 1/2 आएगा, यहाँ माइनस का 1/2 आएगा। मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रही है। a1/a2, c1/c2 तो इक्वल है, लेकिन b1/b2 दोनों के ही इक्वल नहीं है। तो ये हमारी यहाँ पे इसकी डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। अब जो डिपेंडेंट इक्वेशन है सीधा उसी को लेती हूँ। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या है, 10x है, -14y है। बाकी b और c के लिए आप चेक कर लेना, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, = 0। तो यहाँ a2 कौन है, 10 है, b2 कौन है, माइनस का 14 है, c2 कौन है, आपका यहाँ पे 4 है। तो चेक करो, हम d के लिए चेक कर रहे हैं। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, -5/10 हो जाएगा, ये 7/-14 हो जाएगा, और ये -2/4 हो जाएगा। तो ये 5 1 5, 5 2 10, माइनस का 1/2 आया, 7 1 7, 7 2 14, माइनस का 1/2, 2 1 2, 2 2 4। यानी कि तीनों की ही वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, माइनस के 1/2 के। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। समझ में आना, बस वर्ड का डिफरेंस है। आपको सीधा नहीं पूछा कि भाई इसके कौन साइड वाली लाइन की इक्वेशन बना के बताओ, आपको कहा कि यहाँ पर आप डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बना के दिखाओ। आपको कहते कि नहीं, इसकी दो लाइन ऐसी बना के जिनके जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देखना होगा। अगर वो लीनियर है तो आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे कर करके हम इसको चेक करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, मतलब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा आपको ट्रिक से पूछा। देखो क्या कहा है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स में से हमने कोई लेटर्स रैंडमली चूज किए हैं। What is the probability that it is a letter of the word mathematics? मतलब हमने जो वर्ड निकाले हैं
उसमें से ये वर्ड बनाने के लिए, मैथमेटिक्स बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी, उन लेटर्स में जो भी अब लेटर्स हमने चूज किए हैं उसके मैथमेटिक्स वर्ड बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होती है उसमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं भाई। फेवरेबल आउटकम्स नहीं, जब भी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में सिर्फ दो ही चीज आती है, पॉसिबल आउटकम ढूंढो और फेवरेबल आउटकम ढूंढो। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, हम किस में से लेटर निकाल के ला रहे हैं भाई, इंग्लिश अल्फाबेट्स में से लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम हो गए 26 हो गए। और अब आपको फेवरेबल आउटकम चाहिए भाई, मैथमेटिक्स बनाने के लिए कौन कौन से लेटर चाहिए हमें वो देखने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो थे हमारे 26 हो गए। अब देखो मैथमेटिक्स को बनाने के लिए कितने लेटर चाहिए होते हैं, एम चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, टी चाहिए होता है, एच चाहिए होता है, फिर ई चाहिए होता है, एम और चाहिए वो हम ले चुके हैं, ए भी हम ले चुके हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उनको वापस नहीं लेंगे क्योंकि अल्फाबेट में तो 26 होते, 26 में से एक बार ही तो उठा के लाओगे, चाहे 50 बार यूज करो। तो हमने एम ले चुके हैं, ए ले चुके हैं, टी ले चुके हैं, आई नहीं लिया है और सी नहीं लिया है और एस नहीं लिया। मतलब अगर मुझे मैथमेटिक्स वर्ड बनाना है तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं वो लेकर के आने पड़ेंगे। तो ये मेरे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए 8। मतलब इतने लेटर हमारे टोटल पॉसिबल थे उसमें से इतने ही हमें चाहिए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड, ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में आता है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है, कैंसिल कर दो। तो 2 के टेबल में ये आ गया 4 टाइम और 2 के टेबल में ये आया 13 है। अब कैंसिल नहीं होंगे ना, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन है। यानी कि मैथमेटिक्स वर्ड को बनाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स में से जो आप लेटर चूज करके लाओगे उन लेटर्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/13 हो गए। तो ये हमारा सेक्शन ए हो गया और वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो बचे हुए जो हमारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल अभी 30 क्वेश्चंस और बचे हैं, क्योंकि आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको तो 40 करने, लेकिन मुझे सारे के सारे करवाने हैं। तो ये नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनमें से जो नहीं आता है वो आप इनको यहाँ पर देखो, ठीक है। बाय, थैंक यू।